दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि रमजान के महीने में केवल मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को 1 घंटे पहले ड्यूटी पर आने जाने की छूट के पुराने आदेश की मनमानी व्याख्या करके मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में सभी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ाई की अवधि ही आधी कर दी गई है, जबकि इन स्कूलों में 90% छात्र हिंदू है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद की सांप्रदायिक राजनीति के दबाव में नालंदा, किशनगंज सहित कुछ जिलों के शिक्षा पदाधिकारी तुगलकी फरमान जारी करके उसे बहुसंख्यक हिंदू छात्रों पर थोप रहे हैं। ऐसे आदेश को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि साल 2000 में राजद शासन के दौरान केवल मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में रियायत देने का विवादास्पद आदेश जारी हुआ था, लेकिन 10 साल में कभी लागू नहीं हुआ। मार्च 2023 में इसे दोबारा जारी करके धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अल्पसंख्यकवाद को हवा दी जा रही है। तो दोस्तों बात करेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के मामले में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल एक वकील की याचिका पर बनारस की कोर्ट ने दोनों नेताओं को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। याचिका में मांग की गई है कि दोनों नेताओं के खिलाफ 2 समुदाय के बीच वैमनस्य बनाने के आरोप के तहत FIR दर्ज की जाए। एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने पहले भी बनारस की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां उनकी पहली रीट को कोर्ट नवंबर 2022 में ये एडमिट कर लिया था। 31 जनवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले माह ये याचिका खारिज कर दी गई थी, जब कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि अखिलेश यादव और ओवैसी के खिलाफ कोई असंज्ञेय अपराध नहीं बनता है, लिहाजा याचिका खारिज कर दी जाती है। लेकिन हरिशंकर पांडे कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल करके कोर्ट से अपील की है कि वे अपने फैसले पर फिर से विचार करें। अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए अखिलेश और असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी करके उनका जवाब मांगा है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में सरकार छात्रों पर मेहरबान है, जहां छात्रवृत्ति के लिए 287 करोड़ रुपए सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के 9वीं 10वीं के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का रास्ता साफ हो गया है, जब बिहार सरकार ने इनकी छात्रवृत्ति वितरण की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। जहां विभाग ने पिछले दिनों छात्रवृत्ति वितरण योजना को मंजूरी दी थी। इस छात्रवृत्ति का भुगतान मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत साल 2022-23 के लिए किया जाएगा। इस छात्रवृत्ति का सीधा लाभ बिहार के 15 लाख पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को होगा। इसके तहत बिहार के राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 9 से 10 तक के अध्ययन करने वाले पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निलंबन मामले में अपनी चुप्पी तोड़ दी है, जहां उन्होंने कहा कि ये सब तो कोर्ट का मामला है, जहां इस मामले पर मैं कभी भी कुछ नहीं बोलता हूं। जहां हमारी पार्टी के लोग तो इस मसले पर अपना जवाब और फिर हमारी पार्टी का बात तो रख ही रहे हैं, जहां इससे अधिक इसमें क्या बोलना है, बाकी क्या हो रहा है हम सब कुछ देख रहे हैं। CM नीतीश कुमार ने कहा है कि हम जब से राजनीति में हैं, जहां हमने कभी कोर्ट के बारे में भी कभी भी कमेंट नहीं किया है। अगर किसी पर मुकदमा होता है तो भी उस पर भी हम कमेंट नहीं कर सकते। मेरी आदत है इन चीज़ों पर हम कमेंट नहीं करते हैं। जहां जो कुछ भी होगा सब लोग मिल करके उसके बारे में विचार करेंगे। अगर हाई कोर्ट से कोई भी फैसला आता है तो फिर सबको अधिकार है ना सुप्रीम कोर्ट में जाने का। वैसे हम 17 साल से सरकार चला रहे हैं और तब से लेकर के आज तक किसी की जाँच होती है तो फिर इसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों में अधिक से अधिक एकता हो, यही मेरी इच्छा है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे तो फिर थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि हम अभी चुपचाप बैठे हुए हैं। दोस्तों मनीष कश्यप को बिहार से तमिलनाडु लेकर के चला गया है।
जहाँ तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कथित हिंसा मामले में फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोपी मनीष कश्यप को तमिलनाडु लेकर के चला गया है। तमिलनाडु पुलिस को मनीष कश्यप की रिमांड मिल गई है। पटना एयरपोर्ट से 2:30 बजे चेन्नई की फ्लाइट से तमिलनाडु लेकर चले गए हैं। जहां मनीष कश्यप को तमिलनाडु लेकर चला गया है। 31 मार्च को मुरादई कोर्ट में सुनवाई है। पटना एयरपोर्ट पर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पत्रकारों से खुलकर के बात की है। उन्होंने पुराने तेवर में मनीष कश्यप ने कहा है कि उन्हें बिहार के नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार पुलिस या फिर तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें थोड़ा भी परेशानी नहीं किया है। जहाँ मनीष कश्यप ने कहा है कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, लेकिन बिहार के नेताओं पर विश्वास नहीं है। मनीष कश्यप ने दावा किया है कि नेताओं की वजह से बिहार की छवि धूमिल हुई है। वीडियो बनाने के आरोप को लेकर के पत्रकारों ने जब सवाल किया तो मनीष कश्यप ने कहा है कि यूट्यूब पर सारे वीडियो मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हाँ, उन्होंने तमिलनाडु में बिहारियों के साथ मारपीट की बात कही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ये बात सबको पता है, नेता इसे इनकार कर रहे हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप आज भी अपनी बातों पर अडिग है। जी हाँ, उन्होंने बिहार के नेताओं पर आरोप लगाया है कि उनकी वजह से ही राज्य के मजदूरों की स्थिति बदतर हुई है और बिहार के मजदूरों की स्थिति दूसरे प्रदेशों में खराब है। जब फिर भी बिहार के नेता आवाज उठाने वालों पर गलत मानसिकता से व्यवहार करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा बिहार के हाजीपुर आई हुई थी। जहां अलका लांबा ने हाजीपुर में कहा है कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म करके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब उन्हें जेल भेजने की तैयारी में है। जब मुजफ्फरपुर जाने के दौरान हाजीपुर में मीडिया से बात करते हुए अलका लांबा ने कहा कि मोदी और अडानी के रिश्तों को कांग्रेस बेनकाब करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने देश की नरेंद्र मोदी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज पूरे देश के 35 शहरों में कांग्रेस मोदी सरकार और फिर भाजपा से सवाल कर रही है कि वे बताएं कि अडानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रिश्ता है। देश का लाखों करोड़ रुपए डूब रहा है, गौतम अडानी पर जांच क्यों नहीं की जा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा है कि आज लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ने जब आवाज उठाई तो फिर उनकी सांसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया। राहुल गांधी का बंगला भी छीन लिया गया। अब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। यहाँ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा है कि राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश भी दिया गया है। यह भाजपा राहुल गांधी को सड़क पर ला करके उन्हें जेल भेजने की कोशिश हो रही है। अलका लांबा ने कहा है कि कांग्रेस के लोग देश भर में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते का खुलासा करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी की ओर से मैट्रिक परीक्षा का परिणाम तैयार कर लिया गया है। केडीवी लाइव में भी ये न्यूज चला गया था कि बुधवार को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब रिजल्ट को टाल दिया गया है। जब गुरुवार को रामनवमी के दिन भी परिणाम जारी नहीं होगा। जब बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की ओर से दी गई मियाद के अंतिम दिन यानी कि शुक्रवार 31 मार्च को रिजल्ट जारी हो सकता है। 31 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट आ सकता है। इंटर परीक्षा की तरह ही मैट्रिक का परिणाम भी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जारी करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बुधवार शाम करीब 4 बजे अपने विधानसभा क्षेत्र मधेपुर रवाना हुए, जब वहां वह शुक्रवार को सुबह पटना लौटेंगे। इसके बाद बिहार बोर्ड की सहूलियत को देखते हुए शुक्रवार को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोपहर बाद 3 बजे की जगह परिणाम देने का समय थोड़ा सा पहले भी हो सकता है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मधेपुरा निकलने से पहले इस बात की पुष्टि की है कि 31 मार्च को परिणाम जारी हो जाएगा, यानी कि 31 मार्च को मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही 2024 में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को लेकर के सीधे तौर पर कुछ ना कहे, लेकिन उनकी बातें और इस ओर इशारा कर ही देती है। जब बुधवार को केंद्र के खिलाफ विपक्ष एकजुटता का संदेश देने के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से इस ओर संकेत दिया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता ही मेरी इच्छा है। यह लोग एकजुट हो जाएंगे, फिर मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव मस्ती में लड़ेंगे। हम इसी इच्छा में चुपचाप बैठे हैं। इस सिलसिले में 2 बार दिल्ली भी गए। हम अब इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोगों को तय करने के लिए कहा है। जब हमारी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, किसी को कोई भी कठिनाई होगी तो फिर वह भी देखा जा रहा है। या वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्ष की एकजुटता को भ्रष्टाचारियों की जमात बताए जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अब अटल जी का दौर नहीं रहा, जहाँ वे कितना ज़्यादा मानते थे, तब हम लोग उनकी तारीफ करते थे, अब सब अपनी ही तारीफ करने में लगे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में लाइब्रेरियन के 20,000 बहाली किए जाएंगे। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विधानसभा में दी है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि बिहार में बहुत जल्द लाइब्रेरियन के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। यूजीसी गाइडलाइन के तहत बिहार में लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने परिनियम बनाने का आग्रह राजभवन सचिवालय से किया है। आपको बता दें कि परिनियम बनते ही हाई स्कूल से लेकर के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती की जाएगी और यहाँ लाइब्रेरियन के जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों को जल्द से जल्द भर दिया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। जहां अप्रैल में आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। कई चीज़ों के दाम महंगे हो जाएंगे और इसका सीधा सा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। साथ ही बजट में प्रस्तावित सभी तरह के टैक्स 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं 1 अप्रैल से कौन सी चीज़ महंगी होगी और क्या सस्ता होगा। तो बात करते हैं कि 1 अप्रैल से LED टीवी, कपड़ा, मोबाइल फ़ोन, खिलौना, मोबाइल और कैमरा लेंस, इलेक्ट्रॉनिक कारें, हीरे की ज्वेलरी, जलीय जीवों के आहार के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मछली का तेल, इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन सेल के विनिर्माण में काम करने वाले मशीनरी, बायोगैस से जुड़ी हुई चीज़ें, झींगे का आहार, लिथियम सेल्स और साइकिल की खरीदारी सस्ती हो जाएगी। आपको बता दें कि इन सभी प्रोडक्ट्स पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी को आम बजट 2023 में घटाने का ऐलान किया है। इन पर कस्टम ड्यूटी को 5% से घटा करके 2.5% कर दिया गया है। यानी कि 1 अप्रैल से ये चीज़ें सस्ती हो जाएगी। वहीं 1 अप्रैल से सिगरेट खरीदना महंगा पड़ेगा, क्योंकि बजट में ड्यूटी बढ़ा करके 16% कर दिया गया है। सरकार ने टेलीविज़न के ओपन सेल्स के कल पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटा करके 2.5% कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि इसी महीने सरकार ने बिहार में 1 साल के लिए गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है। लेकिन बिहार के किशनगंज शहर में स्थिति बिल्कुल भी अलग है। किशनगंज शहर में पड़ताल में ये बात सामने आई है कि गुटखा, पान मसाला तो धड़ल्ले से तो बिक ही रहा है। किशनगंज शहर के विभिन्न स्कूलों के सामने भी नशे का कारोबार हो रहा है। कोर्ट पाक कानून की भी खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। निजी के साथ ही सरकारी स्कूलों के मुख्य गेट के सामने चंद मीटर की दूरी पर ही पान, सिगरेट, गुटखा की दुकानें सजी है। इन्हीं स्कूलों में विभिन्न परीक्षाएं सहित कई कार्यक्रम होते रहते हैं, जिनमें वरीय अधिकारी भी शारिक होते हैं। लेकिन इन नशा बेचने वाले दुकानों पर इनकी नजर नहीं पड़ती है। शिक्षण संस्थानों से 100 मीटर की दूरी तक धूम्रपान सहित तंबाकू या फिर तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है। जहाँ उल्लंघन करने पर पहली बार उपयोग करने वालों को 200 रुपये और बेचने वालों को 2,000 रुपये तक दंड करने का प्रावधान है। इसे अमली जमा पहनाने पर ना शिक्षा विभाग का ध्यान है और ना ही प्रशासन का। विभाग खाना आपूर्ति करते हुए चौक चौराहों सहित पान गुटखों की दुकानों पर धूम्रपान रहित क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना अपराध है का बोर्ड लगा करके भूल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से बारिश के साथ ठनका और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर के किसानों को अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बिहार में आगामी 30 मार्च से यानी कि आज से 30 मार्च से 1 अप्रैल तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में किसान अपनी फसलों को लेकर के एहतियात बरत लें। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है कि बिहार में 30 मार्च की शाम 5 बजे से भारी गर्जन के साथ बारिश हो जाएगी। जहाँ बिहार के अधिकतर हिस्सों में 10 से 50 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना जताई गई है। इसमें कहा गया है कि सबसे खतरनाक स्थिति किसानों की रहने वाली है, क्योंकि बारिश के साथ साथ ठनका और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। आपको बता दूं कि अभी भी रबी फसल की कटाई का समय है। ऐसे में बारिश होने से उनके फसलों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग की तरफ से ये सलाह किसानों को दी गई है कि वे सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं ताकि उनकी फसल सुरक्षित रह सके। मौसम विभाग की तरफ से किसानों को जो सलाह दी गई है उसमें यह कहा गया है कि यदि किसान भाइयों की फसल पक चुकी है तो फिर उसकी कटाई कर लें और उसे कटे हुए फसल को पानी या फिर नमी से बचाएं। खराब मौसम के दौरान अपने पशुधन तथा खुद को बाहर निकलने से बचें तथा मौसम साफ होने पर ही किसानी का काम करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की मौजूदा सरकार कैसे चल रही है। इसे जानना हो तो फिर बिहार विधानसभा की कार्रवाई देख लीजिए। सरकार के एक अहम विभाग की मंत्री विधानसभा में उठने वाले सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। ऐसा तब हो रहा है जब कई दिन पहले मंत्री के पास सवाल पहुंच जाते हैं, उसके बाद सारी कोशिश के बावजूद भी मंत्री सदन में सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाल यह है कि दूसरे मंत्री को बीच बचाव करके मामले को शांत करना पड़ रहा है। बिहार सरकार में जदयू कोटे से परिवहन मंत्री शीला कुमारी पिछले 2 दिनों में उनका 2 वाक्यों को जानिए।
जब मंत्री किस तरीके से विभाग चला रहे हैं इसकी जानकारी आपको भी मालूम हो जाएगी, इसकी जानकारी भी आपको हो जाएगी। जब मंगलवार को विधानसभा में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने सवाल पूछा है कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं वे बिहार में क्यों नहीं लागू हो रहा है। 2021 में ही केंद्र सरकार ने लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल समेत कई सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इन सुविधाओं के लिए किसी को परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। जब वे ऑनलाइन आवेदन करेगा और उसका काम हो जाएगा। देश के कई राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। बिहार में क्यों लोगों को परिवहन विभाग के कार्यालय में जाकर के अवैध पैसा देने को मजबूर किया जा रहा है। जवाब देने उठी मंत्री शीला कुमारी ने दावा किया है कि बिहार में इस सुविधा को लागू कर दिया गया है। विधायक ने पूछा है कि अगर ये सुविधा लागू कर दिया गया है तो फिर कितने लोगों को इसका लाभ दिया गया, मंत्री इसकी जानकारी दे दें। मंत्री शीला कुमारी के पास जवाब नहीं था। ऐसे में जवाब देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी उठे। विजय कुमार चौधरी ने मामले को संभालने के लिए सारे दाव पेच लगा उपयोग किया, फिर भी विधायक संतुष्ट नहीं हुए। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के राजनीतिक अखाड़े में इन दिनों एनडीए और महागठबंधन के बीच एक दूसरे को धूल चटाने की जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इसी बीच आरा में बिहार एमएलसी चुनाव 2023 के प्रचार के क्रम में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम की जुबान फिसल गई। उन्होंने महागठबंधन के बजाय एनडीए की जीत की अपील कर दी। आपको बता दूं कि महागठबंधन की तरफ से विधान परिषद के गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजीव श्याम और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पुनीत कुमार चुनावी मैदान में है। इस दौरान महागठबंधन के नेता अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए खूब जोर लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को मंत्री सुरेंद्र राम और मंत्री जितेंद्र राय ने भोजपुर का दौरा किया, जहां सुरेंद्र राम ने कहा है कि एनडीए के अच्छे उम्मीदवार को जिताएं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। आपको बता दें कि सुरेंद्र राम महागठबंधन से है। जब महागठबंधन के पक्ष में उन्होंने चुनावी सभा किया और महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। हालांकि उन्होंने महागठबंधन के बजाय एनडीए के उम्मीदवार को जिताने की अपील कर दी। हालांकि वक्त रहते मंत्री जी ने बात को संभालने की कोशिश की और महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील कर दी। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके बयान भी खबरों में काफ़ी रहते हैं। अब उनका एक और विवादित बयान सामने आया है। बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि वे मुस्लिम समाज के बीच कथा करेंगे। उन्होंने टोपी पहनने को लेकर भी कटाक्ष किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने तंज कसते हुए कहा है कि बगल में टोपी पहने कौन है कोई नहीं जानता। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कटनी के तनवीर खान का जिक्र किया है। तनवीर खान ने बागेश्वर बाबा से 3 दिन की कथा कराने का अनुरोध किया। इस दौरान बाबा ने मुस्लिमों को टोपी कह करके संबोधित किया है। जी हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुसलमानों को टोपी कहा है। जब बाबा ने कहा है कि वे मुस्लिम समाज के लोगों के बीच कथा करेंगे, इसका आगाज मध्य प्रदेश के कटनी से ही होगा। बाबा ने कहा है कि कटनी के रहने वाले तनवीर सिंह ने कथा करने की ख्वाहिश जताई है। हमने उनके न्योते को मंजूर कर लिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुसलमानों के पहनावे पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो। देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसी कथा होगी। उन्होंने कहा है कि पंडाल में किसके बगल में कौन बैठा है कोई नहीं जानता। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है। राहुल गांधी प्रकरण पर नीतीश कुमार की चुप्पी के संबंध में मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा तो फिर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राहुल गांधी पर नीतीश कुमार क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये नीतीश जी से न पूछिए, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यही नीतीश जी सब मुद्दों पर गरज करके बोलते थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और राहुल गांधी के मामले में चुप रहते हैं। उनकी चुप्पी कुछ और अर्थ दे जाती है। नीतीश जी अजीब किस्म की स्थिति बना लिए हैं। नीतीश ने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, इसीलिए वे कमज़ोर हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार की खटिया खड़ी हो गई है। जो कुछ भी बचा हुआ था, हम जब पार्टी से अलग हुए तब पूरा माल खाली हो गया है, सिर्फ डब्बा बच करके रह गया है। बीजेपी ने जो निर्णय लिया उसके बाद खखोरी भी खखोरा गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। जिस आयुष्मान भारत योजना में अभी तक सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए स्वास्थ्य कवर किया जाता है, अब उसमें मिडिल क्लास के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। जहां सरकार इसके लिए आयुष्मान भारत 2.0 वर्जन तैयार कर ली है। जहां इससे भारत के 40 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। ईटी के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर नई योजना को लागू करने में लगने वाले खर्च और फिर चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकल्पों की अभी जांच चल रही है। यदि ऐसा होता है तो फिर ये इनकम टैक्स में राहत देने के बाद मिडिल क्लास के लिए सरकार की तरफ से दूसरा
गिफ्ट साबित हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार के इस नई आयुष्मान भारत 2.0 वर्जन में पहले की तरह ही 5 लाख रुपए के कवरेज देने पर बात चल रही है, जहाँ इसके अलावा इसे इंडिविजुअल टॉप अप के आधार पर भी लाए जाने पर बात चल रही है। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को योजना में शामिल किया जा सकता है, जिसमें उन्हें किफ़ायती कीमत पर बेसिक मेडिकल कवरेज देने को कहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हेल्थ स्कीम मुहैया कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था। इस योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज सरकार कराती है, यानी कि 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दिया जाता है। दोस्तों, बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए मंगलवार को कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं और कुछ दलों ने मिलकर के भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि पूरे विश्व में आज जब हिंदुस्तान का डंका बज रहा है तो फिर देश के भीतर और फिर देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो फिर इसके पीछे उसकी एक मजबूत नींव है जो उसकी संवैधानिक संस्थानों में है। जहाँ उन्होंने कहा है कि इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थानों पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती है तो फिर एजेंसियों पर हमला किया जाता है और जब अदालत कोई फैसला सुनाती है तो फिर उस पर सवाल उठाए जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि ये पूरा देश यह देख रहा है और समझ भी रहा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है और उसे दीमक की तरह खोखला कर दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जरिए 2018-19 से 2022-23 तक 23,367 लोगों को वित्तीय अनुदान और फिर ऋण दिए गए हैं, जहां इनको करीब 14 से 40 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें से 15,304 चयनित उद्यमियों ने उद्योग लगा दिए हैं। इनमें करीब 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष और फिर अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों को रोजगार मिला है। उद्योग विभाग के मुताबिक इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 9,171 चयनित उद्यमियों को 444 करोड़, अति पिछड़ा वर्ग के 5,952 लाभुकों को 437 करोड़, युवा उद्यमी योजना में चयनितों को 275 करोड़ पैसा दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को नया टास्क दिया है। पीएम मोदी ने सांसदों से अपने अपने इलाकों में जाने को कहा है। जानकारी के मुताबिक 15 मई से 15 जून तक सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में रहना है। जब पीएम मोदी ने सांसदों को सरकार के 9 साल पूरा होने का कार्यक्रम बना करके पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्यक्रम के तहत सांसदों को 1 महीने का कार्यक्रम बना करके पीएमओ को शेयर करना है। इसके अलावा बीजेपी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। इस बात का फैसला बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हुआ है। पीएम मोदी ने बैठक में कहा है कि बीजेपी स्थापना दिवस से लेकर के बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तक सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करें। उन्होंने कहा है कि सभी सांसद 15 मई से लेकर के 15 जून तक सरकार के 9 साल पूरा होने पर सरकार के सभी महत्वपूर्ण कामकाज का जनता तक लेकर के जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि गैर राजनीतिक गतिविधियों से समाज में बहुत प्रभाव रहता है। दोस्तों, बात करते हैं कि अर्चना कुमारी ने काफ़ी परेशानियों का सामना करने के बाद फुटबॉल टीम में जगह बनाई है। जब बिहार के सिवान जिले से ताल्लुक़ रखने वाली अर्चना कुमारी का सिलेक्शन बिहार सीनियर महिला फुटबॉल टीम में हुआ है। अर्चना के चयन से न सिर्फ उसके घर वाले बल्कि ग्रामीणों में भी खुशी की लहर है। जब वहीं जिलावासी भी अर्चना की कामयाबी से फख्र महसूस कर रहे हैं। सिवान जिले के लेवरी गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली अर्चना कुमारी सीनियर महिला फुटबॉल टीम में अपने हुनर का परचम लहराती हुई नजर आएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान एवं कांग्रेस विधायक मोहम्मद शकील अहमद खान के दावत इफ्तार में शरीक हुए। इफ्तार के बाद रोजेदारों ने रोजे की नमाज अदा की। दावत इफ्तार में शरीक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सभी रोजेदारों ने प्रदेश, समाज और देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारे का माहौल कायम रहने की दुआ मांगी है। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के सभी सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी, वित्तीय, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह, लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज और भी कई सारे मंत्री वहां पर मौजूद रहे। दोस्तों, अब बात करेंगे कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर के लड़ेगी। ये बयान ललन सिंह द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग खत्म होने के बाद दिया है। ललन सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा है कि 2024 में होने वाले चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर के लड़ेगी। ललन सिंह ने कहा है कि आप सिर्फ कांग्रेस, जदयू को अलग अलग करके नहीं देख सकते। जब सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट 2024 के चुनाव को सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर के लड़ेगी। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला बोला है। जब पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीएम मोदी अगर किसी के लिए कुछ बोले तो वो सही है, अगर दूसरा कोई बोलता है तो वो गलत है। सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेंगी। एक सवाल के जवाब में ललन सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद से तमाम विपक्षी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आने की कवायद कर रही है। इसकी पहली झलक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर देखने को मिली है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने विवादित बयानों को लेकर के आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। हर मंच से किसी न किसी मुद्दे पर अपने अप्रतिप ज्ञान का परिचय देते हैं। लेकिन ज्ञान बांटने वाले शिक्षा मंत्री के बिहार में छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। जब बिहार के शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर अक्सर अपने विवादित बोल के चलते सुर्खियों में रहती हैं। अब मंत्री जी की को बयानों से फुर्सत मिले तब न शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे। पूर्णिया जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल कई सालों से पेड़ के नीचे चल रहा है। लंबे समय के बाद टीचर्स ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के एक टीन शेड डाल दिया है, जिसके बाद बच्चों को धूप से तो राहत मिल गई, लेकिन बेंच डेस्क के साथ ही तमाम मूलभूत सुविधाओं से बच्चे आज भी महरूम हैं। स्कूल में पहले से आप 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए ना तो पानी की सुविधा है और ना ही शौचालय की व्यवस्था। टीन शेड के नीचे गर्मी में बहुत गर्मी और सर्दी में बहुत सर्दी लगती है, लेकिन ये मासूम ऐसे ही हालात में पढ़ने पर मजबूर हैं। शासन हो या फिर प्रशासन, सभी ने यहाँ के बच्चों को ठगने का काम किया है। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर के भी अधिकारी अनदेखी करते हैं। जनप्रतिनिधि तो चुनावी मौसम में ही अपने दर्शन देते हैं। कुल मिलाकर के ये कहना गलत नहीं होगा कि जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी, सभी अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। जब बिहार सरकार हर मंच से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे करती है, लेकिन हर बार हर जिले से ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। जरूरत जिला प्रशासन के स्तर पर काम करने की है, जहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियां, अधिकारियों के जागरूक होने की है, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के जिम्मे होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती है उन्हें ड्राइविंग सीट दे देनी चाहिए। कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का भाजपा से सीधा मुकाबला है और कांग्रेस पार्टी को भाजपा से लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ क्षेत्रीय दलों और फिर कांग्रेस को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक बात स्पष्ट है, हमने पहले भी कहा है कि जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उन्हें ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए। आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि जहां भी भाजपा से सीधा मुकाबला है, कांग्रेस को उनसे मुकाबला करना चाहिए। ऐसा लगभग 200 सीटें हैं। उन्होंने कहा है कि सच्चाई ये है कि कोई घोटाला तो नहीं हुआ है। यह स्पष्ट है कि हम सभी जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। जहाँ उनकी ये टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी एकता पर जोर दिया है और सभी विपक्षी दलों से मिलकर के काम करने का आह्वान किया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के मधुबनी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर 2 अमेरिकी नागरिकों को एसएसबी ने पकड़ा है। जब मामला लोकहा के नो मेंस लैंड के पास का है।
रास्ता भटक करके 2 अमेरिकी नागरिक वहां पहुंचे थे और नेपाल में घुसने की फिराक में थे। दोनों 2 अलग अलग साइकिल पर सवार होकर के आए थे। बॉर्डर पर पहुंचते ही वहां तैनात एसएसबी के जवानों ने उन्हें रुकने को कहा, जिसके बाद भाषा को लेकर के बात को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी। जवानों ने तुरंत असिस्टेंट कमांडेंट कुमार जय मिश्रा को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही कमांडेंट मिश्रा ने चेक पोस्ट पर पहुँच करके इंटरसेप्ट किया और फिर दोनों को कैंप में ला करके सघन जाँच पड़ताल शुरू कर दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की प्रतिभा को बिहार में ही निखारने के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। जब फिल्म क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। सरकार ने बिहार में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है। जहाँ राजगीर में 150 करोड़ की लागत से 120 एकड़ में ये फिल्म सिटी बनेगी। जहाँ नई तकनीक से लैस फिल्म सिटी में स्टूडियो और ऑफिस सहित कई अन्य सुविधाएं होगी। फिल्म सिटी के लिए राजगीर का चयन किया गया है। आने वाले दिनों में बॉलीवुड के बड़े स्टार यहां आएंगे और फिल्म की शूटिंग करेंगे। जहाँ बिहार में बड़े स्तर पर फिल्मों की शूटिंग हो, इसके लिए राजगीर, नालंदा, कैमूर, बांका और वाल्मीकि नगर जैसे खूबसूरत लोकेशन को चुना गया है। जब बिहार सरकार बिहार में फिल्म को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही है। उद्योग का दर्जा मिल जाने के बाद फिल्म निर्माण पर सरकार सब्सिडी भी देगी। इसके लिए फिल्म नीति बनाई जा रही है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और फिर बज्जिका भाषा में फिल्म बनाने को लेकर के सब्सिडी मिलेगी। नई नीति के अंतर्गत अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75% शूटिंग बिहार में करते हैं तो फिर उन्हें लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। जब फिल्म निर्माण संबंधित सभी तरह की क्लियरेंस लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए बिहार फिल्म निर्माण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब इस सब्सिडी का लाभ हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और फिर बज्जिका भाषा में फिल्म बनाने वालों को दिया जाएगा। नए प्रावधान के अनुसार यदि किसी फिल्म को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है तो फिर उसे अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पहली बार किसानों को सरकार दुधारू देसी गाय उपलब्ध करवाने जा रही है। जहां हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात से साहिवाल, गिर तथा थार पारकर नस्ल की देसी गाय बिहार के किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड किसानों को गाय उपलब्ध करवाएगा। या किसान अपनी इच्छा से दूसरे राज्यों से भी देसी गाय खरीद सकते हैं। गव्य विकास की ओर से प्रस्तावित इस प्लान की सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। अब तक किसानों को संकर नस्ल की गाय खरीदने पर ही सब्सिडी मिलती थी। दोस्तों बात करेंगे कि पटना शहर के प्रमुख चौराहों में शुमार होने वाला गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक जाम का हब बनता जा रहा है। ऑटो चालकों की मनमानी से बीच सड़क पर स्टैंड जैसा नज़ारा दिखता है। इसके कारण निर्माण के कारण संकड़ी हुई सड़कें यात्रियों को जाम का दोहरा मार दे रही है। स्थिति ऐसी है कि दिन के पीक आवर में कारगिल चौक की चारों तरफ 4 ऑटो स्टैंड बने हैं। यहाँ से हर दिन करीब 5000 से अधिक ऑटो और ई रिक्शा गुजरते हैं। स्थिति ऐसी है कि एक समय में 500 से अधिक सार्वजनिक वाहन चौराहे से चारों तरफ मौजूद रहते हैं और इसको नियंत्रण करने में ट्रैफिक व्यवस्था नाकाफी साबित रहती है। वहीं कारगिल चौक से बाकरगंज मोड़ तक पहुंचने में भी यात्रियों को जाम की निजात नहीं मिल रही है। यहाँ सड़कों पर खड़े ऑटो और फिर सिटी सर्विस बसों की लंबी कतार और सड़क किनारे लगने वाली अस्थायी दुकानों की वजह से भी जाम की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन जाने के बाद देश भर के लोगों में इस बात का आक्रोश दिखा। अब केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत उनका घर खाली करने के आदेश दिए हैं। राहुल गांधी ने पत्र लिखकर के खुद कहा कि वे नियमानुसार घर खाली कर देंगे। अब देश भर में लोग मेरा घर राहुल गांधी का घर नाम से कैंपेन चल रहा है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने हमारी आवाज़ उठाई इसलिए उनकी सदस्यता छीनी गई। उनका कहना है कि राहुल गांधी लोगों के दिलों में रहते हैं इसीलिए घर वर मामूली बात है उनके लिए। सोशल मीडिया से लेकर के कई जगहों पर ये तस्वीरें वायरल हो रही है। कल शाम भारत में ट्विटर पर ये तस्वीर नंबर 1 ट्रेंड पर था। जहाँ इस वक्त भी ये ट्विटर पर 8वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। अब तक 48,000 से ज़्यादा लोगों ने इस कैंपेन का समर्थन करते हुए मेरा घर राहुल गांधी का घर के पोस्टर लगाए हैं। मंत्री विधायक से लेकर के आम जनता तक हर कोई राहुल गांधी के सपोर्ट में उतर आया है। काशी से कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक अजय राय ने भी अपने घर पर पोस्टर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, पहले राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई, उसके बाद उनके सरकारी आवास को खाली कराया गया। गांधी परिवार ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। प्रयागराज में आनंद भवन को सरकार को दान में दे दिया और आज वैसे परिवार से
आने वाले राहुल गांधी का सरकारी घर खाली कराया जा रहा है। ऐसे में हम सभी कांग्रेसी राहुल गांधी को समर्थित करते हैं और ये मुहिम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने अपने घर पर पोस्टर लगा करके चलाएंगे। दोस्तों बात करेंगे कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा बिहार के सारण पहुंची। प्रशांत किशोर यात्रा के दौरान बिहार की राजनीति पर अपनी बेबाक राय रख रहे हैं। जहां सारण में प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जम करके हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है क्योंकि वे बिहार के मुख्यमंत्री के लड़के हैं। अगर उन्हीं की उम्र का कोई सामान्य यादव समाज का लड़का या फिर किसी दूसरे वर्ग का लड़का जो 10वीं पास ना हो तो उसे कोई पूछेगा भी नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि समाज उन्हीं लोगों की बात सुनता है जिनकी कुछ पहचान हो। दोस्तों बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अपने सांगठनिक ढांचे में आज एक बार फिर से फेरबदल किया है। जब सुनील ओझा को बिहार बीजेपी का ये प्रभारी बना दिया, सह प्रभारी बना करके भेज दिया गया। सुनील ओझा अगले 2 साल तक बिहार में कैंप करके पार्टी के लिए रणनीति तैयार करेंगे। सुनील ओझा को जानने वाले ये समझते हैं कि उन्हें बिहार भेजने के मायने क्या है। यह 2 साल पहले भिखू भाई दलसानिया को बिहार भेजा गया था और अब सुनील ओझा को। जब दोनों में 2 बातें कॉमन है। पहला ये कि दोनों गुजरात के हैं और दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। जहां बिहार बीजेपी के नए सह प्रभारी बनाए गए सुनील ओझा का नाम भी बिहार भाजपा के कम ही लोग जानते होंगे। आपको बता दूं कि सुनील ओझा भाजपा के उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। मूल रूप से गुजरात के रहने वाले सुनील ओझा गुजरात की भावनगर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ये उस दौर की बात है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव मैदान में उतरे तो फिर सुनील ओझा को साथ लेकर आए। उन्हें बीजेपी का यूपी प्रदेश सह प्रभारी बनाया गया था। पर्दे के पीछे अपने काम के लिए जाने जाने वाले सुनील ओझा की भूमिका उत्तर प्रदेश में काफी अहम थी। वे खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और आसपास के इलाकों का काम देख रहे थे। बीजेपी के जानकार ये बात बताते हैं कि सुनील ओझा उन चुनिंदा नेताओं में शामिल है जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में रहते हैं। उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का भी बेहद करीबी माना जाता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।